गुड इवनिंग गाइस, मैं संजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा स्टडी से रिलेटेड, तो हमारा आज है नायब तहसीलदार पेपर 2010-11। तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। उम्मीद है हम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करके आप सभी के साथ शेयर करेंगे, जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारे 2010-11 में आए थे। तो चलते हैं, समय को ज़्यादा न बढ़ाकर हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। क्वेश्चन आता है आपको, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था या जहांगीर की समाधि कहाँ पे थी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, जहांगीर किसके बेटे थे? अकबर के। अकबर मुगल कालीन राजा थे। यहाँ तक हमारा क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है, जहांगीर का बचपन का नाम। तो जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम बाबा या सलीम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होता है। क्वेश्चन है हमें आ रखा, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। तो जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। और जहांगीर के शासनकाल को ही मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पे हमारे ये 3 से 4 पॉइंट क्लियर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, मुगल चित्रकाल में किसके शासनकाल में उन्नति की, यानी स्वर्णकाल कहते थे। किसके शासनकाल को कहते थे? चित्रकला का स्वर्णकाल। तो जहांगीर की कहते थे, इसलिए इसका आंसर भी आपको क्या होगा? जहांगीर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास 4 ऑप्शन आ रखे हैं और क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश का राजा नहीं है? गुलाम वंश। थोड़ा सा गुलाम वंश के बारे में बता देता हूँ आपको। हमारे मोहम्मद गौरी आपको पता है, मुस्लिम शासक थे, ठीक है। 1191 में इनका तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। किसके साथ? आपके पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और किसकी हार हो गई थी? मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। आपको क्वेश्चन आता है कि भारत पे पहला मुस्लिम शासक जिसने आक्रमण करने के साथ साथ यहाँ पे क्या करा? साम्राज्य विस्तार भी किया। तो वो हमारे कौन है? ये मोहम्मद गौरी। सेकंड युद्ध होता है 1192 में, तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का सेकंड युद्ध, इसमें हमारा मोहम्मद गौरी एक तरफ से है और दूसरी तरफ है हमारे कौन? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पर क्या होता है कि जयचंद नाम से, जैसे एक आपको अभी भी एक मुहावरा है कि आज भी धरती में या पृथ्वी में किसकी कमी नहीं है? जयचंद की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जयचंद का जो अर्थ है शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब ये है कि मतलब क्या है, ये छल से या कपट से ऐसी चीजें हमें एकदम से माइंड में आती है। तो जयचंद ही आदमी था जो सेकंड वॉर में, तराइन का जो सेकंड वॉर था, मोहम्मद गौरी के साथ उसने मदद की थी। जयचंद ने किसकी मदद की थी? मोहम्मद गौरी की मदद की थी। और जयचंद ने मदद क्यों की थी? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान
जो जयचंद की बेटी थी इसे पसंद करते थे और जयचंद वह चाहता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी बेटी का रिश्ता हो या शादी हो। तो इस तरीके से जयचंद क्या था, जयचंद ने क्या करा था, जो पृथ्वीराज चौहान के जो सीक्रेट थे यानी जो खास खूबी या जो उनके जो वैसी वार्तालाप थी या प्लान थे उनके बारे में उसने मोहम्मद गौरी को बता दिया। क्योंकि पिछले पहले के टाइम पे क्या होता था कि सेना आपके कैसे रहेगी, किस तरीके से हम कहाँ से वार करेंगे, कहाँ से युद्ध होगा, किस तरीके से कहाँ पे किस किले पे कौन रहेगा, ये चीज़ें डिसाइडेड होती थी। तो जो मेन खूबियाँ थी, जो इनकी जो कमजोरियाँ थी वो जयचंद ने किसको बता दी थी, मोहम्मद गौरी को बता दी थी। तो इसी तरीके से मोहम्मद गौरी में उन कमियों को ही क्रॉस करके पृथ्वीराज चौहान को हराया और द्वितीय युद्ध हमारा जो 1192 में हुआ ट्राइन का, उसमें किसकी जीत होती है, आपके मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान की जब हार होती है तो ये मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ये क्या करते हैं कि आंखें जो है आंखें फोड़ देते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं, कैद कर देते हैं। इस तरीके से आप मोहम्मद गौरी का राज अब दिल्ली में शुरू हो जाता है। इसी तरीके से फिर मोहम्मद गौरी के इसकी लंबी कहानी है। चंद्रदाई थे यहाँ पे एक जिन्होंने क्या लिखी है, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान की। चंद्रदाई या पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि भी थे, साथ में इनके खास क्या थे, मित्र भी थे। तो बीच में कहानी है कि चंद्रदाई गए थे किसके, मोहम्मद गौरी के क्या बोलते हैं आपका राजमहल में गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक शर्त रखी थी, पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका जो निशाना था वो ऐसा निशाना देखिए, वो मतलब बिना देखे भी अगर उन्हें प्रतिशत चलाना बोलते उसे अगर उन्होंने डिसाइड कर दिया तो मतलब वो निशान लगता ही था। तो चंद्रदाई ने क्या करा कि मोहम्मद गौरी को मतलब ऐसी कुछ कहानी बनाई थी उसके सामने की पृथ्वीराज चौहान की खूबी या ऐसे कुछ बताने के चक्कर में उन्होंने कहा था कि मतलब कोई फ्रूट या वगैरह कुछ रख दिया था आगे और उन्होंने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे इस पे क्या कर देगा, तीर मार के इसको क्या कर देगा, शूट कर देगा। तो असल में चंद्रदाई का जो मकसद था, उसका मकसद था कि जो पृथ्वीराज चौहान जब तीर मारेगा तो किसके लगेगी, मोहम्मद गौरी। लेकिन क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान चूक गए थे और मोहम्मद गौरी को पिछली बात में पता लग जाएगा जब उसके पास से तीर जाएगा। तो जैसे उन्हें पता लगा तो फिर चंद्रदाई ने क्या कहा कि अब निशाना चूक गया है तो क्या करेंगे, इनके हाथों से मरने से बढ़िया क्या है कि सबसे पहले चंद्रदाई ने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान को मारा और उसके बाद खुद को मारा। इस तरीके से इनकी कहानी खत्म हुई और मोहम्मद गौरी आपको पता है अब दिल्ली में आ चुकी है। तो मोहम्मद गौरी ने मरते टाइम पे इसको अपने गुलाम को ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को सभी अपना शासन वगैरह सब कुछ क्या करा, सौंपा। ठीक है, एक किस्म से इसको क्या दे दी, अपनी गद्दी दे दी। और ये कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से ही स्टार्ट होता है गुलाम वंश, क्योंकि यह क्या था, गुलाम था। तो गुलाम वंश की शुरुआत कहाँ से होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक और क्वेश्चन होगा आपका कि कुतुब मीनार का जो निर्माण का जो शुरुआत करवाया वो किसने करवाया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। साथ में आपको क्वेश्चन आगे आएगा कि कुतुब मीनार का जो आपका निर्माण है वो कंप्लीट किसने कराया, पूरा किसने कराया, तो वो थे हमारे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इल्तुतमिश कौन थे, इल्तुतमिश थे, ये भी गुलाम थे। और किसके थे ये गुलाम, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे, इल्तुतमिश। तो जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कंप्लीट किसने कराया, इल्तुतमिश ने कराया। किसने कराया, इल्तुतमिश। और आपको क्वेश्चन आएगा कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान या पोलो खेलते हुए मतलब घोड़े से गिरते हुए किसकी मृत्यु हुई थी, ऐबक की।
ऐबक का शासनकाल पूछा जाएगा आपको, तो उनका शासनकाल है लगभग 1206 से 1210 यानी 4 वर्ष के आसपास। इस तरीके से आपके ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो कि डिटेल्स में किए हमने। लेकिन इस जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे 4 शासक हमें दे रखे थे, बलबन, ठीक है, ऐबक, इल्तुतमिश, और एक और हमारे पास एक और ऑप्शन था जिसे मैं देख के आपको बताता हूँ, एक हमारे इब्राहिम लोदी। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो गुलाम वंश था उनमें से इनमें से कौन सा राजा नहीं था। तो गुलाम वंश में से बलबन था, ऐबक था, इल्तुतमिश था। इन दोनों की कहानी मैंने आपको बता दी है। बलबन की भी आगे गुलाम वंश के बारे में कभी हम डिस्कस में डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। और इब्राहिम लोदी नहीं था। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, जो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए डिटेल्स में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आपके इसके जो आंसर आएगा आपका बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आपको पता होगा किस टाइप के वो थे, ये आंदोलनकारी थे। तो ये उग्रवादी टाइप के थे। उग्रवादी आपको पता है बहुत ही तेज, मतलब ये है कि इनका ये था कि हमें आज़ादी पानी है, अभी हिंसा भी हो, सब कुछ हो, पर कोई बात नहीं, हमें आज़ादी पानी है, मतलब ये अलग ही टाइप के थे। और आपको पता है बीजी तिलक का जो उपनाम है लोकमान्य में कहा जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश पूजन की शुरुआत की और इन्होंने होम रूल लीग भी चलवाई थी। तो इस तरीके से बीजी तिलक के बारे में बहुत बड़ी डिटेल है। महात्मा गांधी जी को आपको पता ही होगा, हमारे राष्ट्रपिता है, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, और बापू कृष्ण ने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था। और महात्मा गांधी हमारे क्या बोलते हैं 1915 में कहाँ पे आए थे? भारत आए थे। इससे पहले ये कहाँ जा रखे थे? दक्षिण अफ्रीका जा रखे थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एक अपने दादाजी के दोस्त का जो केस है उसे सॉल्व करने के गए थे। तो सॉल्व करने के काफ़ी टाइम वो वहाँ पे भी रहे दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद जैसे भारत आए थे इनके लगातार 3 सत्याग्रह यहाँ पे आंदोलन हुए, चंपारण हुआ आपका, और आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, ठीक है। इस तरीके से इनके कई और 3 आंदोलन इनके लगातार बैक टू बैक क्या रहे, सफल रहे। इसी तरह गांधी जी क्या हुए, अपने आप में फेमस होने स्टार्ट हुए। और आपको और चीज़ें भी पता होगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, उससे पहले आपका चौरा चौरी कांड 1922 में, उससे पहले आपका 1920 में असहयोग आंदोलन। तो इस तरीके से इन्होंने आपका भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट में करो ये करो का नारा दिया, किसने दिया। तो ये चीज़ें महात्मा गांधी से हमारी सॉल्व हो जाती है। इसे इन्हें भी डिटेल्स में करेंगे, लेकिन अभी हमने अपना क्या एक आपको छोटा सा आंसर बताया। एक ऑप्शन हमारे पास था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको क्वेश्चन आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये भी एक क्या थे, आंदोलनकारी थे। और गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी को क्या कहा जाता है? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, हमारे 3 क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन। इसकी विरुद्ध करेंगे श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन आपको पता है टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। और इनकी पत्नी का नाम था, इनकी
उनकी पत्नी का नाम था विजया लक्ष्मी, ऐसा कुछ था ना। लक्ष्मी नहीं थे, विजया कुछ करके इनका नाम, इनकी पत्नी का नाम था। ये क्वेश्चन में आता है, तो आपको अभी ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमें पूछ रखा है श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े थे। तो श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े थे? मुख्यतया अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़े थे। और आपको पता होगा इन्होंने कितने दिन की भूख हड़ताल की थी। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। टीरी गढ़वाल मैंने आपको बताया दिया था, टीरी गढ़वाल के रहने वाले थे हमारे कौन, ठीक है। इस तरह हमारा ये क्लियर हो जाता है। और 25 जुलाई 1944 को मृत्यु हुई थी इनकी। कभी आपको क्वेश्चन आता है कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो इसका शाब्दिक जो अर्थ है सॉल्व में आपको बताते हैं। तो मतलब ये है कि भारत 1947 में, आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 में भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। लेकिन उसके बाद भी किसका शासन यहाँ पे रहा, किससे मतलब ये कि डिफिकल्टी रही हमारे, तो वो था हमारा पुर्तगाल। पुर्तगाल आपको पता होगा सबसे पहले भी भारत में यही आया, कौन, पुर्तगाल 1498 के आसपास। और सबसे बाद में भी कौन गया, पुर्तगाल ही यहाँ से गया। तो इसके बारे में आपको व्याख्या बता देता हूँ इसकी। भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भी पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत आए थे, जो मैंने आपको बताया। और तथा सबसे बाद में कब गए, 1961 में, सबसे बाद में 1961 में भारत से गए, 1961 ईस्वी के आसपास भारत से गए, ठीक है। यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत मतलब बांग्लादेश में जब गंगा माँ जाती है तो वहाँ पे नाम क्या पड़ता है गंगा माँ का, वहाँ पे नाम पड़ता है पद्मा। क्या नाम पड़ता है, पद्मा। सॉरी। और जब गंगा माँ हमारी, आपको पता है कहाँ से निकलती है, आपकी सबसे पहले भागीरथी कहाँ से निकलती है, आपकी गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी, ठीक है। और यहीं पे क्या रहे, गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है हमारी भागीरथी, ठीक है। गंगोत्री से हमारी क्या निकली, भागीरथी नदी। गौमुख ग्लेशियर से आपकी क्या निकली, भागीरथी नदी निकली, ठीक है। भागीरथी नदी यहाँ से आई। तो वैसे जो ग्रंथों में जो उद्गम माना जाता है गंगा माँ को, कहाँ माना जाता है, गौमुख, ठीक है। तो भागीरथी यहाँ से आई हमारी, ठीक है। और यहाँ से आ रही है आपकी कौन सी, सतोपंथ ताल से। सतोपंथ ताल आपको पता है 3 कोनों वाला ताल है, और कहाँ पे है, चमोली में। यहाँ से आ रही है हमारी अलकनंदा सॉरी फ्रेंड्स। और ये हमारी मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग नामक स्थान में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है, यहाँ पे नाम पड़ता है क्या, गंगा माँ। तो गंगा माँ का जब यहाँ से उद्गम होता है, उसके बाद गंगा माँ हमारी आगे आती है। यहाँ से आपको पता है हरिद्वार से और आगे जाएगी यूपी से आपको पता है बिहार, और यही फरक्का नामक बैराज यहाँ पे मिलता है। और यहीं से नीचे होके जाती है माँ गंगा माँ, ठीक है। यहीं से आपकी नीचे बांग्लादेश मिल जाएगी। उसके बाद आपकी यहाँ पे मेघना नामक नाम से नीचे, और कहाँ पे गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। इस तरीके से शॉर्ट में आपको समझाया मैंने। और यहाँ पे जो लंबाई है 205.95, ये भी आपको लंबाइयाँ भी एक वीडियो बनाई है हम अपनी, किसके बारे में, गंगा माँ हो या आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो, ठीक है, कावेरी, गोदावरी, अलग अलग नदियाँ हैं। तो उनका भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, कभी छोटा क्या बड़ा ही बना देंगे, ठीक है। यहाँ तो हमारी एक वीडियो कंप्लीट होती है 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो लंबी हो जाती है तो हम अपनी सेकंड वीडियो भी चलाएंगे, ठीक है।